आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल।
ठाना है, कुछ रोग भगाना है। बोलते चलना। जन जन का ये नारा है, कुछ रोग भगाना है। जन जन का ये नारा है, कुछ रोग भगाना है। जन जन का ये नारा है, कुछ रोग भगाना है। एकजुट होकर कार्य करें, कुछ रोग को खत्म करें। एकजुट होकर काम करें, कुछ रोग को खत्म करें। एकजुट होकर काम करें। कुछ रोग को खत्म करें। हिमाचल ने ये ठाना है, कुछ रोग भगाना है। हिमाचल ने ये ठाना है, कुछ रोग भगाना है। हिमाचल ने ये ठाना है। कुछ रोग भगाना है। कुछ रोग भगाना है। कुछ रोग भगाना है। कुछ रोग भगाना है। जन जन का ये नारा है, कुछ रोग भगाना है। जन जन का ये नारा है, कुछ रोग भगाना है। जन जन का ये नारा है, कुछ रोग भगाना है। कुछ रोग भगाना है। कुछ रोग भगाना है। चुप मत हो जाओ ना, बोलो। कुछ रोग भगाना है। कुछ रोग भगाना है। कुछ रोग भगाना है। कुछ रोग भगाना है। जन जन का नारा है, कुछ रोग भगाना है। हिमाचल का ये ठाना है, कुछ रोग भगाना है। हिमाचल ने ये ठाना है, कुछ रोग भगाना है। हिमाचल ने ये ठाना है। कुछ रोग भगाना है। कुछ रोग भगाना है। जन जन का ये नारा है, कुछ रोग भगाना है। कुछ रोग भगाना है। नर्सिस ने ये ठाना है, कुछ रोग भगाना है। हिमाचल से हमने एकजुट होकर काम करें, कुछ रोग को खत्म करें। जन जन ने ये ठाना है, कुछ रोग भगाना है। जन जन ने ये ठाना है, कुछ रोग भगाना है। वो करे हो वो गति शुरू करते हैं। कुछ रोग भगाना है। हिमाचल ने ये ठाना है, कुछ रोग भगाना है। जन जन का नारा है, कुछ रोग भगाना है। हमने ये ठाना है। जन जन का ये नारा है, कुछ रोग भगाना है। एकजुट होकर काम करें, कुछ रोग को खत्म करें। एकजुट होकर काम करें, कुछ रोग को खत्म करें। ये ठाना है, कुछ रोग भगाना है। ये ठाना है, कुछ रोग भगाना है। कुछ रोग भगाना है। कुछ रोग भगाना है। हिमाचल ने ये ठाना है, कुछ रोग भगाना है। नर्सिस ने ये ठाना है, कुछ रोग भगाना है। हिमाचल ने ये ठाना है, कुछ रोग भगाना है। नर्सिस ने ये ठाना है, कुछ रोग भगाना है। हिमाचल ने ये ठाना है, कुछ रोग भगाना है। जन जन का ये नारा है, कुछ रोग भगाना है। जन जन का ये नारा है, कुछ रोग भगाना है। जन जन का ये नारा है, कुछ रोग भगाना है। सबसे पहले मुख्य अतिथि जी ज्योति प्रज्वलित करेंगे। धन्यवाद। और मैं इंतजार करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि और उनके साथ आए हुए हमारे जालन जी वो आए और अपना स्थान ग्रहण करें। और सर आइए। कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस के ऊपर आज
हम सभी एकत्रित हुए हैं। आज हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर विपिन ठाकुर हमारे साथ उपस्थित हैं। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जालम भारद्वाज जी, डॉक्टर वैभवी गुरंग प्रिंसिपल साहब और हमारे बीच में समाज सेवी श्री अब्दुल गनी जी, सुभाष जी, ग्रंथी जी, आपका सबका यहाँ पहुँचने पर पधारने पर हार्दिक अभिनंदन है। हमारे बीच अर्थ फाउंडेशन कोटरी से श्री हंसराज जी और उनके प्रतिनिधियों का भी इस शिविर में स्वागत है, धन्यवाद है। मैं आग्रह करूँगा मैडम से कि वो हमारे मुख्य अतिथि मैं आग्रह करूँगा जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जालम भारद्वाज जी से कि वो मुख्य अतिथि को टोपी और मफलर पहना के सम्मानित करें। श्री अब्दुल गनी जी मुख्य अतिथि को सम्मानित करते हुए उनसे शॉल पहनाकर सम्मानित करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सम्मानित करते हुए जोरदार तालियों से स्वागत। बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। हमारे माननीय सम्माननीय मुख्य अतिथि जी ने और इनके साथ आए हुए हमारे हरदिल अजीज जालम भारद्वाज जी, मैं इनका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने आज और सभी कार्यों को पीछे करके हमें प्रायोरिटी दी और हमारे बीच अपनी हाजिरी यहाँ पर दी। इसके लिए मैं और मेरी अर्थ फाउंडेशन और मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो सब इनके आभारी हैं, इनका आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। जैसा कि आपको मालूम है कि ये कार्यक्रम हम पिछले 40-45 वर्षों से इसी तरह मना रहे हैं। हर जमाना में हर मौका पर हमारे बीच बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतें रही हैं, बड़े बड़े समाज सेवी रहे हैं, मुख्य अतिथि रहे हैं, सीएमओ साहब रहे हैं, कई जजेज भी यहाँ पर हमारे साथ आए हैं, कई बार बड़े बड़े नेतागण यहाँ पर आए हैं और उन्होंने अपना भरसक प्रयत्न और हमें सहारा और हमें उन्होंने मदद दी है, जिनमें सर्वश्री मैं याद दिलाना चाहूँगा आप सभी को कि हमारे नेक दिल इंसान जो किसी का दुख दर्द नहीं देख सकते, उनके मन में उतनी ही पीड़ा होती है जितनी कि किसी बीमार के बीच। श्री S.K. भारद्वाज जी, उनका भरसक यहाँ पर हमें साथ मिला है। हर मौका पर उन्होंने अपनी नेक कमाई से आपके लिए कुछ न कुछ गिफ्ट भेजे हैं। मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ और उनकी दीर्घ आयु और स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और आपसे भी निवेदन करता हूँ कि उनके स्वास्थ्य के लिए आप सभी प्रार्थना गो रहें। इनके साथ हमारे बीच हमारे मौजूदा विधायक श्री नीरज नैयर जी, वो कई बार यहाँ मेरे साथ आए हुए हैं
आज उन्हें किसी मीटिंग में शिमला जाना था, आपके हितों के लिए वो कार्य कर रहे हैं, आपके उत्थान के लिए, पूरे चंबा के लिए। न सिर्फ वही ये काम कर रहे हैं बल्कि उनकी शरीके हयात श्रीमती भारती देवी जी, वो उनसे भी 2 कदम आगे बढ़कर उन्होंने रास्ते से फोन किया कि ये प्रोग्राम जो है ये मिस नहीं होना चाहिए, इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने पर्सनली मुख्य अतिथि हमारे विपिन ठाकुर जी को फोन पर बताया कि जो ये हमारे उपेक्षित लोग हैं इनको इनका हक जो है वो पहुंचे और हम इनके लिए भी कुछ योजनाएं बना रहे हैं। तो मैं नैयर जी का और उनकी शरीके हयात भारती जी का तहे दिल से मशकूर हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि आज के दिन हम क्यों मनाते हैं, वो हम अपना कार्यक्रम जो है वो यहाँ जारी रखेंगे, लेकिन हमें ये थोड़ी देर के लिए हमारे जो बीच आए हुए हैं पादरी हैं, ग्रंथी हैं, मौलवी साहब हैं और समाज सेवी लोग हैं, ये जारी रखेंगे क्योंकि उसमें एक ताख़ीर हो रही है कि हमारे मुख्य अतिथि इनकी एक और मीटिंग जो है जो इनके स्टाफ के साथ वो इन्होंने अटेंड करनी है। तो ये महज यहाँ 10 मिनट तक बैठेंगे, उसके बाद हमारा कार्यक्रम जो है कि ये कैसे कैसे कुष्ठ रोग का हमने सोचा और काम कर रहे हैं वो हम आपस में चर्चा करते रहेंगे। इससे पहले कि हम मुख्य अतिथि के 2 शब्द सुनकर इन्हें यहाँ से विदा करेंगे, तो मैं इंतजार करता हूँ अपने हरदिल अजीज मुख्य अतिथि श्री विपिन ठाकुर जी से कि हमें वो आशीर्वाद देकर हमें कार्यक्रम जारी रखने की इजाज़त दें और अपना वक्तव्य हमें सुनाएं। थोड़ा सा मेरे करेंगे माइक। आज के इस कार्यक्रम में हमारे उपस्थित यहाँ पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी रिस्पेक्टेड डॉक्टर जालम भारद्वाज जी और मेरे बाईं तरफ डॉक्टर वैभवी गुरंग जो कि जिला का लेप्रोसी जो प्रोग्राम है उसको देखते हैं, और साथ में मेरे पहले जो वक्ता थे हमारे बड़े भाई श्री अब्दुल गनी जी किसी तारीफ के मोहताज नहीं हैं, और मेरे सामने बैठे प्रबुद्ध जो बहुत ही आदर के योग्य गणमान्य व्यक्तित्व बैठे हैं, एडवोकेट साहब बैठे हैं, ग्रंथी जी बैठे हैं, अर्थ फाउंडेशन के बैठे हैं, पादरी साहब बैठे हैं, और मेरे सामने जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं और हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, प्रिंसिपल नर्सिंग कॉलेज, और सबसे ऊपर जो हमारे लेप्रोसी के मरीज हैं, प्रेस के बंधु जो हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आज इस दिवस पर मैं स्वास्थ्य विभाग चंबा की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथ में मैं बताना चाहूँगा जो ये कुष्ठ दिवस है, ये जो इसकी शुरुआत जो है वो 1954 में 1954 में फ्रांस से शुरू की थी और जनवरी के अंतिम सप्ताह में इसको मनाया जाता था। भारतवर्ष में इसे इस दिवस को 30 जनवरी को मनाया जाता है, और ये कोइंसिडेंस है कि इसी दिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जो थे उनका उस दिन जो उनकी हत्या हुई थी, और महात्मा गांधी जी के साथ इसको ऐसे जोड़ा जाता है कि वो जो लेप्रोसी के पेशेंट होते थे, जो कुष्ठ रोगी होते थे, उनकी तरफ बहुत ध्यान देते थे और उन्होंने एक समाज में एक जागरूकता फैलाई थी कि इसको अभिशाप के रूप में नहीं माना जाए, ये कलंक नहीं है, ये इलाज वाली बीमारी है, इसका इलाज करेंगे तो ठीक हो जाते हैं।
और इनके प्रति जो सद्भावना थी उसकी एक मुहिम जो है राष्ट्रपिता हमारे महात्मा गांधी जी ने चलाई थी। इसीलिए इस दिन को जो लेप्रोसी इरेडिकेशन या कुष्ठ निवारण दिवस के रूप में जो है ये चुना गया था। लेप्रोसी डे या कुष्ठ निवारण डे या कुष्ठ उन्मूलन डे, इसको मनाने का मेन जो मुद्दा है, हम इकट्ठे क्यों होते हैं, इस दिन हमें जो ये बीमारी है, कुष्ठ रोग है, इसके ऊपर चर्चा की जाती है और रोग को कैसे मिटाना है इसके बारे में विचार किया जाता है। और इसका और उद्देश्य ये है कि जो हमारे समाज में ये भ्रांतियाँ फैली थी कि जो कुष्ठ रोगी है उसको हाथ नहीं लगाना है, उससे बात नहीं करनी है, उससे दूरी रखनी है, ये जो सामाजिक हमारे, इसको मैं तो कुरीतियाँ बोलूँगा, इसको भ्रांतियाँ थी, उसको दूर करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर इसे हम राष्ट्रीय कुष्ठ जो नेशनल लेप्रोसी डे, नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन डे, विभिन्न नामों से जानते हैं। और जहाँ तक मैं बताना चाहूँगा, जो इसकी जो हर साल जो कोई भी दिन मनाया जाता है उसका एक थीम होता है। तो इस साल का जो थीम है वो यूनाइट, एक्ट एंड इरेडिकेट। यूनाइट का मतलब सभी लोग इकट्ठे हो जाओ, चाहे किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से हो, या चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस में हो, चाहे सोशल वर्कर हो, कोई एनजीओ हो, सभी लोग इकट्ठे होके इसके ऊपर विचार करें कि कैसे इसको इरेडिकेट किया जा सकता है। एक्ट का मतलब है कि इसको अर्ली डायग्नोसिस करो, इसको केस को ढूंढो, और इरेडिकेट का मतलब इसको खत्म करने के लिए इसको हमने सोचना है। जहाँ तक इस बीमारी के बारे में जो इसका जो इतिहास है, वो ये बहुत पुरानी बीमारी है। ईसा से 400 साल पूर्व में भी इसका हमारे जो लिटरेचर्स हैं, चाहे वो बाइबल हो, इसका उल्लेख है। और जो ये बीमारी है, पुराने ज़माने में इसको ऐसे माना जाता था कि दैवीय प्रकोप से होती है, और उस आदमी के पिछले जन्म का ये कोई बुरे कर्म है, लेकिन ऐसा नहीं है। वर्ष 1873 में एक नॉर्वे कंट्री के एक वैज्ञानिक हुए हैं महान, जिनका नाम था गैरीहार्ड हैंसन। उस महान वैज्ञानिक ने एक जीवाणु ढूंढ निकाला और उसकी खोज की, जिसको माइकोबैक्टीरियम लेप्रा बोलते हैं। उसकी वजह से ये बीमारी होती है, और उसके बाद दवाइयाँ ढूंढी गई, लेप्रोसी का इलाज शुरू हुआ, और बहुत सारे लोग जो इससे पीड़ित होते थे उनको डिसेबिलिटी हो जाती थी, मृत्यु का कारण बनते थे। और आज हम उस स्थिति में आ गए हैं कि जब वो लाखों में, करोड़ों में लोग ग्रसित होते थे, अब उनकी संख्या जो है वो सैकड़ों में आ चुकी है। हमारे जिला चंबा में भी अब 2.5 का आंकड़ा हम टच कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास सिर्फ 8 मरीज जो हैं वो एडमिट हैं, जिनकी संख्या पहले हजारों में होती थी। और ये एकदम से अपने आप तो नहीं घट गई कोई चीज़। किसी को ख़त्म करना है, किसी चीज़ को इरेडिकेट करना है, तो उसके लिए हमें बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो ऐसे ही एफर्ट्स करने में हमारे बहुत सारे लोगों का योगदान है। जैसा एक व्यक्तित्व और है, जिनकी शायद यहाँ पे फोटो लगी हुई है। एक महान व्यक्तित्व जो जॉन हचिसन बैले, ये ब्रिटिश एक फिजिशियन थे, एक डॉक्टर थे और एक सर्जन थे। ये स्थान जो है जिसमें हम खड़े हैं, जिसके कॉरिडोर में हम खड़े हैं, ये ऐतिहासिक स्थान है। इसी स्थान पे मिस्टर हचिसन जो थे, उन्होंने
एशिया का सबसे पहला लेप्रोसी हॉस्पिटल खोला था। कितनी अच्छी सोच थी और कितना एडवांस हमारा उस जमाने में हमारा सिस्टम था। हमें अपने सिस्टम के ऊपर फख्र है। और चाहे उसके बाद जब उनकी 1913 में उनकी मृत्यु हो गई तो चंबा के राजाओं ने भी इस हॉस्पिटल को चलाने में सहयोग दिया, उनको भी हम नमन करते हैं। और जहाँ तक हमारे जो धार्मिक संस्थाएं हैं, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे सिखिज्म हो, चाहे हिंदुइज्म हो, सभी धार्मिक जो संस्थाएं थी उन्होंने इस बीमारी को इरेडिकेट करने के लिए हमारी सहायता की है। और हचिनसन जो थे वो साथ में मिशनरी का प्रचार भी करते थे। धर्म चाहे कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, मिशनरी का प्रचार के साथ साथ उन्होंने इस बीमारी को इरेडिकेट करने के लिए हमारे जिला के दूर दराज के क्षेत्रों में जाके इस बीमारी को केसेस को आइडेंटिफाई किया, उनकी ट्रीटमेंट की। और उसी के जो एफर्ट्स थे आज हम इस लेवल पे पहुंचे हैं। जहां तक स्वास्थ्य विभाग का सवाल है, जो वैश्विक लेवल पे लेप्रोसी इरेडिकेशन के प्रोग्राम चलते हैं और नेशनल लेवल पे लेप्रोसी इरेडिकेशन के प्रोग्राम्स हैं, जिला और स्टेट लेवल पे भी चलते हैं। हमारे विभाग द्वारा कई तरह के कार्यक्रम, एक्टिव केस फाइंडिंग और जो स्पर्श कार्यक्रम है वो चलाए जाते हैं। मेन हमारा जो कंसर्न है वो है कि जो समाज में जो फैली हुई कुरीतियाँ हैं, जो भ्रांतियाँ हैं, मिथ्स हैं कि किसी को लेप्रोसी हो गया तो उसको टच नहीं करना है, ऐसा नहीं है, उसको टच कर सकते हैं, उसके साथ बैठना नहीं है, बैठ सकते हैं आप, उसके साथ खाना नहीं खाना है, खाना भी खा सकते हैं। तो इन मेन हमारा जो कंसर्न रहता है कि इन भ्रांतियों को हम मिटाएं। और दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। जब कोई 60% केसेस लेप्रोसी के होते थे पूरा कंट्री में, हमारा भारतवर्ष कंट्रीब्यूट करता था। आज वो संख्या जो है वो करोड़ों से घट के हजारों में आ चुकी है। 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार जो लेप्रोसी के केसेस हैं वो करीब 75,000 केसेस जो है नए रिपोर्ट हुए हैं। और जो ब्रिटेन की कंट्रियां, यूरोप हैं जैसे, उन कंट्रियों में तो जीरो रिपोर्टिंग हो रही है और कुछ कंट्रीज हैं 10,000 से नीचे केसेस जो है रिपोर्ट कर रहे हैं। हमारा जो ये दिवस है इसको मनाने का मेन जो इशू है वो वही है कि लेप्रोसी के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए पूरे अपने एरिया में, पूरे अपने जिला में। और लेप्रोसी का जो मरीज है उसको उसके साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करें, उसको एक अनटचेबिलिटी के रूप में ना लें। तो यही मेरी कामना है कि यही हम जो आज का ये पवित्र दिन है ये मैसेज लेके हम घर जाएंगे। और इसी के साथ ही मैं बहुत समय ना लेता हुआ आप सभी का बहुत बहुत यहाँ पधारने के लिए धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद सर। हमारा ये जो प्रोग्राम है इसी तरह जारी रहेगा। हमारे बीच बहुत अच्छे अच्छे प्रवक्ता आए हुए हैं, बच्चे आए हुए हैं, लेकिन सर जी को वहाँ दूसरी मीटिंग में जाना है, तो मैं चाहूँगा कि ये हमें इजाज़त देकर अपने अगले कार्यक्रम को शुरू करें। तो धन्यवाद सर। लेप्रोसी दिवस के इस अवसर पर हमारे साथ GNM स्कूल की छात्राओं ने बेहतरीन पोस्टर मेकिंग की है। तो मेरा आग्रह रहेगा उन छात्राओं से जिन्होंने ये पोस्टर बनाए हैं, जिनमें कुमारी कोमल, जया, शीतल, साक्षी, शालू और एक और है जो मंच पे आए, उन्हें मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा सम्मानित किया जाएगा। मेरा आग्रह रहेगा मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से
बहुत ही उम्दा पोस्टर मेकिंग में इन बच्चों ने योगदान दिया है, क्योंकि जागरूकता ही एकमात्र इलाज भी है। मेडिकल कॉलेज जीएनएम की छात्राएं हर विषय पर स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर जागरूकता शिविरों में अपना योगदान देती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद रूपी दो शब्द कहें जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जालम भारद्वाज। आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि मुख्य चिकित्सा अधिकारी चंबा डॉक्टर विपिन ठाकुर जी का और हमारे जेडएलओ जो मतलब डीएलओ जो है डिस्ट्रिक्ट लेप्रोसी ऑफिसर डॉक्टर गुरंग जी का, स्पेशली सीएमओ साहब जिन्होंने अपना इतना बिजी शेड्यूल होते हुए भी इस चीज़ को हमारा जो इन्विटेशन था उसको एक्सेप्ट किया। मैं सर आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ यहाँ पे बताने का। और इसके साथ हमारे बीच में उपस्थित प्रिंसिपल मैडम जो जीएनएम स्कूल के, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो भी प्लस उनके साथ स्टूडेंट्स आए हुए हैं, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। साथ में हमारे जो आप सबके जो चहेते काफ़ी सालों से आपसे जुड़े हुए हैं और समाज सुधारक ये अब्दुल गनी जी, इनका भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि जब भी कोई हमारे डिपार्टमेंट का कोई भी छोटा मोटा फंक्शन होता है या इस तरह की कोई भी हमारी कोई एक्टिविटीज़ या अवेयरनेस क्रिएट करनी होती है, तो हर चीज़ में हर मौके पे ये अपना बहुत अच्छा योगदान देते हैं। मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। इनके साथ साथ जो एनजीओज़ हमारी अर्थ फाउंडेशन के जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आए हुए हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। साथ में हमारे जो प्रबुद्ध जो बाकी हमारे जो सीनियर सिटीजन यहाँ पे उपस्थित हैं, उन सबका धन्यवाद करता हूँ मैं। इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हम जो यहाँ पे इकट्ठे हुए, उसके साथ ही जो यहाँ के ऑर्गेनाइज़र हैं, जोशी जी हैं, हमारे अच्छी मैडम हैं, हमारे वार्ड सिस्टर हैं, हमारा स्टाफ है, अगर ये सारा ऑर्गेनाइजेशन अगर प्रॉपर नहीं होता तो इस दिन को भी सेलिब्रेट करना मुश्किल होता, आप सब जानते ही हैं। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और लास्ट बट नॉट लीस्ट स्टूडेंट्स का, जिन्होंने इतना जो बढ़िया इस डे को सेलिब्रेट किया, और उसके साथ साथ उन्होंने जो पोस्टर प्रेजेंटेशन जो सर के द्वारा यहाँ पे इनको मतलब मोमेंटो भी दी गई और उसमें काफ़ी अच्छी इनकी परफॉर्मेंस रही, उसके लिए मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ साथ हमारे जो प्रेस बंधु हमारे बीच में उपस्थित हुए, क्योंकि किसी भी चीज़ की अगर अवेयरनेस जनरेट करनी है और अगर जनता में उसकी मास मीडिया में के थ्रू मतलब उसको हमने उसकी अवेयरनेस क्रिएट करनी है, तो इनका बड़ा रोल रहता है। तो मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ ही मैं थोड़ा सा जस्ट सर आपने काफ़ी कुछ डिटेल में बता दिया है, मैं एक चीज़ इस पे मेन फोकस करूँगा, क्योंकि आप काफ़ी सालों से इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं और यहाँ के जो काफ़ी जो पेशेंट्स हमारे दे आर ऑल सर RFT केसेस हैं, रिलीज फ्रॉम ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट ले चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। इट्स जस्ट कि जो कोई सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है उसके लिए प्लस
जो हमारा किसी में डिफॉर्मिटी है उसकी अगर ड्रेसिंग है उसके लिए हमने एडमिट रखे हुए हैं और उनकी टाइम टू टाइम ड्रेसिंग होती है और सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो इनकी चल रही है। तो ये कुछ हमारे 7-8 जो अभी एडमिट हैं और आई होप कि मेरी जो सुबह इनसे बात हुई थी सर उसमें 2-3 उन्होंने और भी बताए हैं जिनको जो उनके वुंड थे वो हील नहीं हुए। तो मैं चाहूँगा DLO हमारे आप वो लाइन लिस्ट तैयार कर लें और उनको भी बुलाएं ताकि उनका प्रॉपर यहाँ पे ट्रीटमेंट हो सके। मैंने नोट कर लिया है, बहुत बिल्कुल मैंने नोट कर लिया है और उस चीज़ को भी हम ध्यान में रख रहे हैं। दूसरा, इस बीमारी का जो मेन इसका होता है कि भी इसको सबसे पहले अर्ली डिटेक्शन इसकी बड़ी ज़रूरी है। ये जो बैक्टीरिया है वो बहुत स्लो ग्रोइंग है, आपको पता होगा, बड़ा धीरे धीरे ये पनपता है और पता ही नहीं चलता है। मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं जस्ट जो मेन पॉइंट्स हैं, ये ऐसा मतलब एक कीटाणु है जो बहुत आस्ते ग्रो करता है हमारी बॉडी में और हमें पता ही नहीं चलता है। और जब पता चलता है तो तब तक उसकी जो डिफॉर्मिटी है वो ऑलरेडी बन चुकी होती है। वो आपने देखा होगा, कोई ऐसा हो नहीं है, क्यूरेबल डिसीज़ है, कोई कर्स नहीं है और इसकी अर्ली डिटेक्शन चाहिए, अर्ली ट्रीटमेंट इसकी होगी तो इस ये जो है वो क्यूरेबल है। उसमें चमड़ी में जैसे कुछ हमारे इनिशियल जो फेज में होता है कि कुछ हाइपोपिगमेंटेड जिसको बोलते हैं कि वो दाग से पड़ जाते हैं, जिसका जो मतलब कलरलेस से होते हैं या एरिथेमेटस से होते हैं और वो लोग, हम जैसे लोग जो है फिर वो सपोज किसी में है तो उसको इग्नोर करते जाते हैं कि ये नॉर्मल है क्योंकि उसमें शुरू में कोई पेन नहीं, कोई इचिंग नहीं, कुछ नहीं होता, तो हम उसको इग्नोर करते हैं। और जब उसमें सेंसेशन, उसकी जो टच, पेन, टेम्परेचर जो भी है वो जो अगर सेंसेशन वो ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद उसको लगता है कि छोटी मोटी अगर उसमें वो भी लगती है, कोई जख्म या कहीं चलते चलते कोई ठोकर भी लग जाती है तो उसमें कोई असर नहीं होता। तो हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को भी इग्नोर करते हैं कि नहीं ये हो गया होगा, ऐसे ही ठोकर लगी है, दर्द नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि भी ठीक है। पर वो उस चीज़ को, ये कुछ मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि इन चीज़ों को आपने लाइटली नहीं लेना है। आप भी जब फील्ड में जाते हैं तो इस चीज़ की अवेयरनेस क्रिएट करें और लोगों को जागरूक करें इस बारे में। इमीडिएटली नियरेस्ट जो हमारा हेल्थ इंस्टीट्यूशन है या हमारा कोई हेल्थ वर्कर है उनके नोटिस में लाएं। हो सकता है कि जिस चीज़ को हम इग्नोर कर रहे हैं वो लेप्रोसी निकले, तो अगर उसको अर्ली डिटेक्ट कर लेंगे, ट्रीटमेंट में डाल देंगे। ट्रीटमेंट भी आपको पता है MDT आजकल चला हुआ है, 6 मंथ 12 मंथ का कोर्स है और वो पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। तो जो पुरानी जो प्रातन वो थी एक कि भी ये भगवान का प्रकोप है या पिछले जन्म का वो है, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्यूरेबल है, ट्रीटेबल है, इसको ट्रीट कर सकते हैं, पर प्रोवाइडेड कि इसकी अर्ली डिटेक्शन हो। तो दूसरा, ये हर साल जो हम जो ये डे जो सेलिब्रेट करते हैं उसका भी मेन मकसद हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने आपको डिटेल में बता दिया है। मेन हर चीज़ को, मतलब किसी डे को हम सेलिब्रेट करते हैं तो उसका मकसद क्या होता है, क्योंकि बार बार हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, हर साल सेलिब्रेट करते हैं। मेन मकसद है अवेयरनेस जनरेशन, और अवेयरनेस पब्लिक में जब तक नहीं आएगी तब तक हेल्थ डिपार्टमेंट या ऐसे जो हमारे सोशल वर्कर हैं या कोई क्या कर पाएंगे, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं होगी। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तो उस चीज़ को हम अर्ली, मतलब उसको पकड़ नहीं पाएंगे हम टाइमली, और वो आस्ते आस्ते स्प्रेड होता रहेगा। एक जो इसके साथ मेन जो स्टिग्मा, ये लेप्रोसी का स्टिग्मा नहीं है, मैं उसको स्टिग्मा नहीं मानता हूँ। आजकल के ज़माने में आपने सुना होगा कि कुछ लोग को बहुत बड़ा स्टिग्मा मानते थे पुराने ज़माने में, पर आजकल इसका ये कि इसको स्टिग्मा ना मानते हुए मैं स्टिग्मा मानता हूँ जो डिफॉर्मिटी है। मतलब लेप्रोसी हो गई, पर जो लेप्रोसी होने के बाद कुछ मतलब टाइम के बाद जब उसमें डिफॉर्मिटी आ जाती है वो स्टिग्मा टेस्ट है, और लोग उसको फिर उस भावना से देखते हैं कि देखो जी इसमें ये डिफॉर्मिटी है, वो डिफॉर्मिटी है। और लेप्रोसी को इतना ज़्यादा लोग नहीं करते जबकि वो डिफॉर्मिटी को करते हैं। तो ऐसी स्टेज ना आए, उसका एक ही उद्देश्य है, उसको कैसे हम अचीव कर पाएंगे, अर्ली उसकी डिटेक्शन हो,
ट्रीटमेंट स्टार्ट हो, वो तभी हो पाएगी जब लोगों में अवेयरनेस आएगी। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं कहूँगा क्योंकि ऑलरेडी सीओ साहब ने काफ़ी कुछ बता दिया है। एक बार फिर से आप सबको, स्पेशली जो यहाँ पे हमारे जो RFT केसेस हैं, मैं आपको भी मुबारकबाद देता हूँ। आपका भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है उसमें, और जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं या अपने गांव में जाते हैं तो इस चीज़ की अवेयरनेस लाएं लोगों में, लोगों को जागरूक करें कि भी ये एक ट्रीटेबल बीमारी है और इसको हल्के में ना लें। जब अगर आप छुपाएंगे, इसको बताएंगे नहीं, तो ये जो कीटाणु है वो पनपता रहेगा। और ट्रीटमेंट अवेलेबल है सब कुछ, तो इसलिए अर्ली डायग्नोसिस करें, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। और अपने आप को, ये जो डिफॉर्मिटी हाथ में, पाँव में, जो हमारी सबसे जो इफेक्ट करती है स्किन पे, फिर आंखों में कई बार आपने देखा होगा, फिर हमारी जो लिम्स हैं उसमें, फिर फिंगर टिप्स हैं, तो ये सारा चीज़ें मतलब ना उसमें जब वो इफेक्ट करती हैं तो वो फिर एम्पुटेशन हो जाती है, वो हो जाता है, फिर वो डिफॉर्मिटी आ जाती है। तो उस स्टेज तक ना जाने दें। और जी बिल्कुल बिल्कुल, उसमें आई में भी होता है, नाक में भी होता है, सारे मैं इन डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं इनसे काफ़ी पहले कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये चीज़ें आप लोगों में अवेयरनेस लाएं और इसको ये बताएं कि ये क्यूरेबल है, पर ये है कि ये जो चीज़ें मैंने सिम्टम जो बताए उसको इग्नोर ना करें, उसको सामने लाएं, उन चीज़ों का चेकअप करें, तब भी हम इस कीटाणु को जो रोक पाएंगे और इस बीमारी को भी। जो सीमो साहब ने बताया कि क्या डिटेल है, कितने केसेस हैं, आपको पता होगा कि 2005 में हमारा जो ये जो डिटेक्शन रेट था या इसका जो प्रेवलेंस रेट था 1 पर 10,000 आ गया था। 10,000 पे एक केसेस काफ़ी कम लेवल पे आ गया था, बहुत कम लेवल पे, पर लेकिन उसको हमने सस्टेन करना है। 2005 से लेके अब 2024 है, सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। सस्टेन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कारण यही है इसका, मैंने बताया आपको कि अवेयरनेस नहीं है। वो अर्ली उसको हर कोई, अगर मेरे को ही कुछ होता है तो मैं भी उसको इग्नोर करता हूँ कि नहीं जी ऐसे ही है, कोई दाग पड़ गया होगा। और जब तक वो डिफॉर्मिटी या इस तरह की हो जाती है तब तक वो देर हो चुकी होती है। तो वो, और उसके साथ जो इस साल का थीम बताया उस पर आपने यूनाइट, एक्ट एंड एलिमिनेट, ये तभी कर पाएंगे जब हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे आपस में, पब्लिक में जागरूकता क्रिएट करेंगे। और जो सीमो साहब ने कहा कि जितने भी केसेस हैं, मतलब सपोज 1 लाख केस है या 1.5 लाख केस है पूरे वर्ल्ड में, तो उसका 50% केस जो है वो इंडिया में है। 50% केसेस जो हैं वो इंडिया में है। तो यही कारण है कि मतलब हम इग्नोर कर रहे हैं हर चीज़ों को, और इसको एलिमिनेट करना है। सरकार ने एक उद्देश्य रखा हुआ, आपको पता होगा, शायद नहीं रखा हुआ, मैं बता देता हूँ कि 2030 तक इसको एलिमिनेट करना है, इस बीमारी को, लेप्रोसी को। ये सरकार का एक उद्देश्य है। और कुछ स्टेट्स ने तो इसको 2027 तक माना हुआ है। 2027 को मान के चले हैं कि हम 2027 तक इसको एलिमिनेट कर देंगे, इस बीमारी को, लेप्रोसी को। तो ये भी तभी हो पाएगा जब ये अवेयरनेस आएगी। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे बीच में और हम सब के बीच में अपना टाइम दिया, और साथ में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करूँगा कि वो रोगियों को कुछ फल वितरित करें। जिला स्वास्थ्य अधिकारी से भी अनुरोध करूँगा कि वो सब देखिए तो दे दो सर, आप दे दो। आप आ जाओ। वो आप तो सेवा कर रहे हैं सर, घुमाने अंबर दया दृष्टि बना कर दया दृष्टि उस भगवान की सब आपके हाथ में भी, भगवान के हाथ में तो है ही है ना, पर आपके हाथ में भी, आपकी कलम पर भी है दया दृष्टि। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। दूसरे क्या नाम था उनका जो एक्सपायर रूप, और एक और होता था जो पुराना आपका साथी तानी, 3
1977 का मैं है इधर, 77 में। और जो आपने बात कही इसलिए हम 24 घंटे बना के रखना और इस स्थान पर बना के। देखिए ये शरीर है भगवान की दी हुई अमूल्य संपत्ति है। बीमारी किसी को कभी भी हो सकती है, हो सकती है कि नहीं? बिल्कुल आपने ये अच्छा बीमारी है, कोई और भी बीमारी होती है, ठीक है। तो पर ये घर घर पर जख्म केस जो सड़ रहे हैं, यहाँ से दवाई ले जाते हैं, घर पर नहीं खाते, वो टाइम की दवाई खाएं और टाइम का उनको पट्टी। आप एक चीज बताओ, आप भी काफी सालों से इसमें हैं, उस जमाने का और अब जमाने का कुछ बड़ा फर्क है, बड़ा फर्क। बस ये चीज मैं सुनना चाहता हूँ, फर्क बड़ा फर्क है। जिस तरीके से उस जमाने में सोचते थे लोग, पर अब सोच चेंज हुई है। बिल्कुल बड़ा फर्क है, बड़ी कटरा बड़ा फर्क है। क्यों? ये चीज कि जो दवाई चली, मैं उस टाइम की 10 खून खा रहा कि 10 खून चलती थी। मैं 15 साल का पेशेंट हूँ, बच्चा पेशेंट हूँ, एड़ी पड़ती है, सब कुछ पड़ता है, एक जगह सुन्न हो जाती, इन जगह में दर्द होने नहीं पता नहीं चलता था। नहीं, इसके साथ एक टीबी का भी कुछ था स्टिग्मा, जो टीबी की बीमारी होती थी पुराने जमाने में, कैसे उसके कपड़े कुपड़े सब कुछ कितनी पुरानी वो थी ना, देखो। और अब वो सब कुछ चेंज हुआ। जो अभी कंट्रोल हो रहा है वो मैंने कभी नहीं देखा। मेरी उम्र मतलब 75 साल की हो चुकी, 49 का मेरा जन्म है। चलो ऐसा कि जो घर पर नहीं दवाई नहीं खाते, एक जख्म कैसे हमारे एमगी में बुझे जिलानी है, अभी 45 साल की, इनके हाथ छड़ी है जी सिद्धूनी में, उनके पैर सड़ गए, लेकिन वो एडमिट नहीं होते। उन्हें एडमिट नहीं होना तो आगे उनका काम नहीं चलेगा है जी। तो खुद दिमाग बन जाए, घर घर में सर्वा करें, उनके जख्म केस को कंट्रोल किया जाए, तब कम होगा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वंदे मातरम। सुब्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी, फूल कुसुमित द्रुमदल शोभनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, सुखदाम वरदाम मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद, बैठिए। हम एक सभी यहाँ उपस्थित लोग एक प्रतिज्ञा करेंगे, तो मैं छात्राओं से अनुरोध करूंगा कि वो अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। जो हैं वो आगे आ सकते हैं, है ना? तो मैं राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर शपथ लेता हूँ कि मैं संदेह शपथ कुष्ठ रोग के लक्षण वाले व्यक्ति को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में आने के लिए प्रेरित करूंगा। मैं ये भी सुनिश्चित करूंगा कि अगर उसे कुष्ठ रोग है तो उसे पूरा इलाज करवाने में मदद करूंगा। अगर मेरी नज़र में मेरे परिवार, पड़ोस और समाज में कोई कुष्ठ रोग का मरीज है तो मैं उस के साथ बैठने, खाने, घुमाने फिरने पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करूंगा।
मैं ये भी शपथ लेता हूँ कि मैं कुष्ठ रोग पीड़ित व्यक्ति के साथ सामाजिक भेदभाव के रोकथाम के लिए सदा प्रयत्नशील रहूंगा। मैं ये भी शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी के पुण्यतिथि में उनका सपना कुष्ठ मुक्त भारत के लिए सदा प्रयत्नशील रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्रवाई को शुरू रखते हुए मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच हमारे एक वयोवृद्ध और बुद्धिजीवी श्री सुभाष जी शर्मा एडवोकेट वो आए और अपना वक्तव्य आज के मौजू पर रखें। श्री सुभाष जी। उपस्थित ग्रंथी जी, मौलवी जी, ये भाई साहब और प्रमुख समाज सेवी अब्दुल गनी जी, जो कि खूनदानी के रूप में भी जिनकी खूब पहचान है, 210 से अधिक बार ये रक्तदान दे चुके हैं। और कुछ रोगियों की बात हो, चाहे हॉस्पिटल में अन्य रोगियों की बात हो, ये उनके बीच में जाकर उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं। उपस्थित यहाँ पर लेप्रेसी हॉस्पिटल के जो एमओ इंचार्ज हैं और नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, सबऑर्डिनेट स्टाफ है और ये नर्सिंग कॉलेज की छात्राएं हैं और हमारे बीच में उपस्थित हम आज के विशिष्ट जो मेहमान हैं वो कुष्ठ रोगी हैं, जिनके लिए ये आज का कार्यक्रम गत वर्षों की तरह इस वर्ष भी आयोजित किया गया है। आदरणीय सीएमओ साहब ने, हेल्थ अफसर साहब ने बड़ी डिटेल से इस कुष्ठ रोग के बारे में, उसके उपचार के बारे में और ये क्या है, किस तरह से है और कैसे ये कम हुआ है और निश्चित तौर पर कम हुआ है। मुझे भी मालूम है कि यहाँ पर आज से पहले कुछ वर्षों तक 40 के लगभग कुष्ठ रोगी हुआ करते थे, जो कि भगवान की कृपा से और यहाँ अस्पताल के जो डॉक्टर हैं, स्टाफ हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा से दवाइयाँ ग्रहण करके काफ़ी कुष्ठ रोगी सही सलामत अपने घरों में गए हैं। अभी जैसे बताया गया 7-8 कुष्ठ रोगी रह गए हैं, तो भगवान से प्रार्थना है कि ये भी जल्द स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करके यहाँ से जाएं। आज का दिन 30 जनवरी 1948 के दिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, जिन्हें जो बापूजी के नाम से लोकप्रिय भी थे, उनकी कुछ फिरकाप्रस्त एक आदमी ने आज ही के दिन हत्या कर दी थी, निर्मम हत्या कर दी थी। उनका सीना गोलियों से छलनी कर दिया गया था। इसलिए ये कुष्ठ रोग जो आज का 30 जनवरी का दिन है, उनकी शहादत का दिन, सुप्रीम सेक्रीफाइस का दिन, तो कुष्ठ रोग निवारण के रूप में मनाया जाता है। जहाँ तक महात्मा गांधी जी का प्रश्न है, तो वो हिंदू मुस्लिम एकता, विशेषकर दलित, आदिवासी
वंचित और शोषित लोगों के हितों में कार्य करते थे, सोचते थे, उनको न्याय दिलवाने की, उनको समान अधिकार दिलवाने की बात वो ताजिंदगी करते रहे। और यही कारण है कि शायद कोई शहर ऐसा हो, कोई चौराहा, कोई चौक, कोई सड़क, कोई भवन ऐसा हो जो जिनका नामकरण महात्मा गांधी जी के नाम से ना हो। देश दुनिया में उनके मेमोरियल बने हुए हैं और वो एक विचित्र व्यक्ति थे जिन्होंने धोती और पहनकर अर्धनग्न अवस्था में देश की सेवा की, स्वतंत्रता आंदोलन का जिन्होंने लीड किया स्वतंत्रता आंदोलन को। और कहा जाता है कि बिना खड्ग और बिना तलवार के उन्होंने देश को आज़ादी दिलवाने में भरसक उनका योगदान रहा। जहाँ तक लेप्रेसी अस्पताल की बात है, काफ़ी कुछ पहले कहा जा चुका है। सन 1875 में डॉक्टर हचिसन ने इसका आगाज़ किया था। उसके बाद जो स्वतंत्रता के बाद राज्य सरकार ने और भारत सरकार के मुताबिक इसका संचालन आज हो रहा है। तो मेरी इस दिवस पर यही एक, जैसे पूर्व वक्ताओं ने कहा, मेरा भी यही एक रिक्वेस्ट है सभी से कि इसकी अवेयरनेस जो है, अवेयरनेस के कारण ही कुष्ठ रोग दुनिया भर में और भारतवर्ष में भी बहुत कुष्ठ रोगियों की संख्या कम हो गई है। तो जो अवेयरनेस कैंपेन है, इसको और ज़्यादा गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचाकर, ताकि जो भी कोई संदिग्ध आते हैं उनका टाइम से डिटेक्ट होकर के उनका इलाज सुनिश्चित हो। कुष्ठ रोग अब ना ही तो कोई वो दैवी प्रकोप वाली बात है और ना ही कोई पूर्व जन्मों वाली बात है। ये भी एक आम रोगों की तरह एक बैक्टीरिया जनित रोग है जिसका इलाज संभव है। तो मेरी यही सबसे इल्तजा है कि इसके बारे में जानकारी ही बचाव है, जैसे कहा जाता है। तो मैं इसके साथ ही अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। मैं इल्तजा करूँगा हमारे बीच अर्थ फाउंडेशन के आप एक स्पाइनल कोड ही समझे श्री हंसराज जी, वो भी अपना वक्तव्य रखेंगे। श्री हंसराज। वरिष्ठ बुद्धिजीवी, यहाँ लेप्रोसी हॉस्पिटल के इंचार्ज डॉक्टर, सभी स्टाफ और जो यहाँ लेप्रोसी के पेशेंट हैं सभी, अभी बहुत सारी चीज़ें लेप्रोसी के बारे में और इस डे के बारे में तो बताई गई हैं। मैं आपको अपनी संस्था के बारे में थोड़ा जैसा बताऊंगा। हमारी अर्थ फाउंडेशन चंबा में कार्य कर रही है, जो कि पिछले 24 वर्षों से कार्यरत है। इस संस्था को आप सभी जानते हैं, हमारे डॉक्टर कैलाश कौशल जी थे, तो जो कि साइकेट्रिक थे। जब वो सेवानिवृत्त हुए तो उन्होंने ये बनाई थी। उसके बाद वो कुछ बीमार हो गए, आज वो हमारे बीच में नहीं है। तो उस समय से ही हम लोग जो हैं वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स भी संबंध हैं, जो कि समय समय पर जब भी हम कैंप करते हैं, जब भी हम
कई क्षेत्र में जाते हैं तो वो जाकर के लोगों को इस बारे में जागरूक भी करते हैं, ट्रीटमेंट भी देते हैं। और कई बार हम स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से बड़े कैंप भी आयोजन करते हैं जिसमें मेडिकल कैंप वगैरह लगाते हैं। तो यहाँ से हम डॉक्टरों को लेकर के उनके लोगों के दूर दराज के क्षेत्रों में घर द्वार पर जा कर के वो उन रोगों को डिटेक्ट करते हैं, पेशेंट्स को डिटेक्ट करते हैं। हमारा फोकस मैक्सिमम जो है वो उन बीमारियों के ऊपर रहा जो कि बहुत ही क्रोनिक थी, जैसे टीबी, एड्स और ये कुष्ठ रोग वगैरह। तो हमारा कार्य क्षेत्र ज़्यादातर 2 ब्लॉक्स में रहा है, चंबा और सलोनी। तो यहाँ हमने बहुत सारे काम किए हैं। आज तक 24 सालों में समय समय पर हमने कैंप्स लगाए हैं। कैंप हम यहाँ करते हैं। यहाँ भी आज से पहले भी जब कार्यक्रम होते हैं जब भी, तो हम जरूर यहाँ आते हैं। हमारे अब्दुल गनी जी जो हैं वो संस्था के उपाध्यक्ष भी हैं और हमारे आइकॉन भी हैं, क्योंकि इनके मार्गदर्शन में हमने आज डॉक्टर कौशल तो हमारे बीच में नहीं है, तो आज हमारा मार्गदर्शन जो है वो गनी के द्वारा ही ज़्यादातर होता है। और जब ये अभी जैसे सुभाष जी ने कहा कि इन्होंने 210 बार तो अपना खून ही डोनेट किया है, तो ऐसे व्यक्ति जो सोशल हैं हर जगह और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो हम सभी इनसे परिचित हैं। ये हॉस्पिटलों में जो भी हमारा हॉस्पिटल है उसमें सुबह शाम हम इनको देखते हैं, चाहे वो चंबा का मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हो, चाहे लेप्रोसी हॉस्पिटल हो, ये हर जगह इनकी उपस्थिति सभी पाते हैं। इवन पीछे जब ये थोड़े अस्वस्थ भी रहे तब भी ये उस अस्वस्थता के बावजूद भी इन्होंने अपना जो है नियत कार्यक्रम नहीं छोड़ा। और इसी प्रकार से मैं आप सभी से यह आग्रह करूँगा, साथ में जो हमारे हॉस्पिटल्स के यहाँ इंचार्ज हैं उनसे भी, जीएनएम के प्रिंसिपल साहब हैं, डीएलओ हैं या जो भी हैं, अगर जब भी हमारी ज़रूरत पड़े एक एनजीओ के रूप में आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं गनी के द्वारा ही या हमारे लगभग सभी। तो हमारे जो वर्कर हैं वो 2 ब्लॉक में मैंने जैसे आपको बताया सलोनी और चंबा में अवेलेबल हैं। तो जब भी कहीं भी कोई भी अगर अवेयरनेस का कैंप हो, अगर वो हो तो हम उसको ऑर्गेनाइज कराने में विभाग की बहुत मदद करेंगे और अपना पूर्ण सहयोग देंगे। तो जहाँ तक ये समय है और ये दिवस की बात है, इस पर बहुत सारी चर्चा हो चुकी है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। और इसीलिए मैंने हमारे पास इस वक्त मैंने जैसे कहा कि डॉक्टर्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, हर विभाग के विभाग के अधिकारी भी हैं, कर्मचारी भी हैं और दूसरे चाहे वो एनएचपीसी के हो, हर फील्ड से हो, महिलाएं भी हैं, स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो है सामाजिक सेवी, वो आपको मिल जाएंगे। आपकी हर प्रकार से मदद करने के लिए हम सदैव तैयार रहेंगे। तो यही हमारा उद्देश्य है और यही हमारा संदेश भी है। धन्यवाद। वो हर वक्त बीमारों के प्रति या उपेक्षित लोगों के प्रति सजग है और तत्पर है। धन्यवाद। अब मैं इंतजार करूंगा, हमारे बीच हमारे ज्ञानी जी आए हुए हैं, वो भी हमें अपनी जो राय है, अपना जो सुझाव है वो दें। जय एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच। मेरे प्यारे बंधुओं, सबसे पहले तो जो यहाँ के एमओ इंचार्ज हैं गुरंग जी, लेप्रोसी का जो ये
मेडिकल की जो ट्रीटमेंट है उसके वो हेड हैं, उनको देख के बड़ी प्रसन्नता हुई। सबसे पहले तो मेरे इनसे भाई बंधुओं से मेरी बेनती है कि कोई भी लड़ाई है वो अपने आप लड़नी पड़ती है। हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम। देखो साइंस का जमाना है, दवाइयां भी अपना काम करती है, लेकिन जो दुआ है ना जी, जो उस मालिक की बंदगी है, ये मेरे गुरु नानक महाराज जी का पावन उपदेश है कि अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार। कोई मुसलमान है वो अपने अल्लाह का नाम ले, कोई हिंदू भाई है वो राम का नाम ले। वाणी में अंकित है, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अलाए, कोई जिस भी मजहब का है अपने मजहब की वाणी का उच्चारण करे। ये मन में ये नहीं भावना रखने की पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। सब तो बड़ी बात है, हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम। देखो ये दुख जो है, ये मेरे सामने जो जिन्होंने लाल कोटी पहन रखी है, इनके पति मेरे बड़े प्यारे, मेरे से चंबा मिलते हैं। इन्होंने सुनाया हमारा बहुत बड़ा परिवार है, पुत्र पोतरे, उनके आगे बच्चे। उसके बाद ये थोड़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन ये अपने पत्नी के साथ वो भी ठीक है, प्रभु की कृपा से उनको काफी आराम है। और भी भाई बंधु इनसे हम मिलने आते हैं। एक बार यहाँ शब्द गायन का आयोजन किया गया, बड़े प्रसन्न हुए। कभी कोई बर्थडे का प्रोग्राम होता है, सबसे पहले हमारे मन में ये होता है कि यही हमारे फैमिली के मेंबर हैं, हम इनसे प्यार करें। ये ना समझे कि हम अकेले, हम इनके साथ हैं। इनको मेरी सिर्फ इतनी बेनती है कि अपने मन में ये ठान लेना कि मैंने ठीक होना है। प्रभु ने हमारे अंदर एक ऐसी ताकत भरी हुई है, वो उसकी वाणी जो है रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को इकट्ठा करने के लिए जन गण मन अधिनायक जो हम पढ़ते हैं, वो अमृतसर साहिब दरबार साहिब जाते थे। वो कलकत्ता बंगाल के रहने वाले थे। तो किसी ने उनको पूछा कि आप ये वाणी कैसे पढ़ते हैं, आपको कैसे पता लगता है कैसे? उन्होंने कहा जैसे एक बिच्छू किसी को डंक मारता है, तो जो मंत्र पढ़ने वाला है उसको भी नहीं पता कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, और जिसको बिच्छू ने डंक मारा होता है उसको भी पता नहीं है, लेकिन वो बिच्छू का डंक जो है उतर जाता है। साइंस अपनी जगह है। मैं सच्चे एक भगत राम सिला घाट का जी, उसके ऊपर गरम गरम लुक गिर गई, उसको देख के मेरे आंखों में पानी आ गया। इतने बड़े बड़े छाले, वो हंस रहा है, मेरे ये क्या कहता है जी, ये कोई चेला था, उसने सारी आग निकाल दी। यानी मंत्र की शक्ति। और ये जो वाहिगुरु मंत्र है, मैं नहीं कहता वाहिगुरु, आप राम बोलो, अल्लाह बोलो, कोई भी मंत्र पढ़ो, इसमें इतनी शक्ति है कि आप, मैं दृढ़ निश्चय से कहता हूं कि आप बिल्कुल भले चंगे हो, और थोड़ी बहुत जो कसर है वो भी ठीक हो जाएगी। यदि हुक्म हो तो 2-3 मिनट की गली जी। अभी कुछ टाइम पहले किसी ने ये फूल का गुलदस्ता लिया हुआ था, बड़ी सुगंधी आ रही थी, तो मैंने कहा फूल को बताना नहीं पड़ता कि मुझसे सुगंधी आ रही है। ये मेरे भाई साहब जी बुजुर्ग बैठे हैं, अर्थ फाउंडेशन के जो मेंबर हैं, तो फूल से सुगंधी आ रही थी। मैंने कहा फूल को नहीं बताना पड़ता, वो सुगंधी अपने आप। ये गली जी किसी परिचय के मोहताज नहीं, इनकी सेवा को मैं कोटान को नमस्कार करता हूँ, सलाम करता हूँ। तो मेरा सिर्फ इतना है, अगर 2-3 मिनट की टाइम है जी, 2-3 मिनट की एक गुरु महाराज की एक साखी है। एक प्रेमा कौड़ी का जिक्र आया है इतिहास में, नाम था प्रेमा कौड़ी। लोग कहते थे जी, माता पिता का जवान बच्चा था, 24-25 साल का जवान बच्चा, गलत संगत में पड़ गया, शराब पीनी, मदिरा और ऐसे जीड़ खतीर खाना, बुरा नहीं मानना। ये हमारा शरीर जो है ना, अगर हम अच्छी चीज खाएंगे ना जी, तो ये शरीर मजबूत रहेगा, अच्छा स्नान करेंगे, साफ सफाई रखेंगे, तो हमारे अंदर कोई बीमारी नेड़े नहीं आ सकती है। यदि हम उल्टा सीधा खाएंगे तो उससे हमारे शरीर में विकार पैदा होंगे जी, ये हमारा खून भी गलत हो जाएगा। तो उस जो लड़का था, माता पिता बड़े पैसे वाले थे, तो उस बच्चे को गलत आदत पड़ गई बड़े पैसे की वजह से, तो उसको कोढ़ का रोग हो गया। माता पिता ने कहाँ जाना, उन्होंने पूरी लगन से उस बच्चे का इलाज कराया, लेकिन वो कोढ़ बढ़ता ही गया, बदबू आने लगी, खून रिसने लगा,
तो गांव वाले ने बोला कि इनको शहर के बाहर डेरा एक छान बना दो जहाँ इनको रोटी पुजाया करो। ऐसे ही उन्होंने किया। लेकिन जिस पे प्रभु कृपा करते हैं, आप सभी मानने वाले हो प्रभु को। देखो अभी करोड़ों लोग कुंभ में जा रहे हैं, आस्था है ना जी। हमारे मुसलमान भाई हज को जाते हैं, उनकी आस्था है। तो मेरे भी आपके चरणों में यही बेनती है कि जिसको भी मानते हो सच्चे मन से उसकी आराधना करने से ये आपका रोग दूर होगा, जो कि प्रेमा पौड़ी की मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूं। तो एक लाहौर से संग गुरु अमरदास महाराज जी, गुरु नानक देव महाराज की जोत, गोंदवाल साहब, तरन तारण में पहला कोड घर गुरु अर्जन देव महाराज जी ने बनाया। तो वो जो गुरु अमरदास पाशा के लिए संगत दर्शन के लिए जा रही है, रात को कीर्तन करे, उसको बड़ा आराम आया। बाणी सुनी, जैसे बिच्छू के डसे हुए को मंत्र पढ़ने से आराम आता है, प्रभु की बाणी सुनने से उसको बड़ा आराम आया। तो रात को वो जो संगत थी वहां रुकी, लाहौर से आ रही थी, क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान पहले एक थे। बस 2 मिनट की बात है, क्योंकि मेरे आगे और भी मेरे भाई बंधु आए हुए हैं। तो उन्होंने उनको बोला, ये आप किसकी बाणी पढ़ रहे थे? मेरे जख्म को बड़ा आराम आया। आप कहाँ जा रहे हैं? कहते जी हम गोंदवाल साहब अमृतसर के पास है जी, वहां जा रहे हैं हमारे गुरु जी के दर्शन करने के लिए। उसने उनके पैर पकड़ लिए, मुझे भी ले चलो, शायद मेरा भी रोग ठीक हो जाए। तो तरस करके उन्होंने भी अपने, उस टाइम गाड़ियां नहीं होती थी, बैल गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, उन पे बैठा करके उसको भी वहां ले गए। गुरु महाराज ने उनको अलग कमरा दिया। एक लालो जी गुरु नानक देव जी के टाइम हुए थे, और एक लालो वैद गुरु अमरदास पाशा के टाइम हुए। उनकी महाराज ने ड्यूटी लाई कि इनके जख्मों का इलाज आपने करना है और इनको बाणी का मंत्र भी सिखाना है। मेरी आपके चरणों में बेनती है कि जो भी आप दवाई खाते हो, 5 बार अपने इष्ट का नाम लेके वो दवाई खाओ, उसका असर डबल से ज्यादा होगा। तो वो बाणी पढ़ने से उसका वो भयंकर कोढ़ दूर हो गया। जवान लड़का था, एक तो वो वैद्य ने उनका इलाज किया, जो लालो नाम का वैद्य थे जी, और ऊपर से जो बाणी पढ़ी उन्होंने। तो अब गुरु महाराज ने बोला, ये जवान बच्चा है, इसके लिए हमने शादी का इंतजाम करना है। पूरे अपने गुरु संगत को बोला कि ये प्रेमा के लिए लड़की देखो, एक परिवार तैयार होगा। कहते जी इसका बैकग्राउंड क्या है? जैसे हम रिश्ता करते हैं ना जी, पूछते हैं भाई ये कहाँ का रहने वाला है, इसके पीछे। गुरु महाराज ने बोला ये मेरा पुत्र है। देखो उन्होंने भेदभाव नहीं किया। एक जो कुष्ठ रोग का जो था उसको बोला ये मेरा बेटा है, इसका पिछोकड़ मैं हूं, आप अपनी बेटी की खुशी से शादी इसके रिश्ता कर दो। तो उसका उन्होंने रिश्ता करके अपना पुत्र बनाया। तो ये है मेरे गुरु की साखी। उन्होंने, आप तो जानते ही हो अभी पीछे कोरोना हुआ था, गुरु के सिखों ने कैसे लंगर लगाए, और जगह जगह कोरोना के जो मरीज थे उनका कोई संस्कार नहीं कर सकता था, उन्होंने जाके सेवा निभाई। ये हमारे गुरु की ही उपदेश है कि सेवा करने ही सब कुछ प्राप्त होगा, बिन सेवा दरिग हाथ पैर। और सबसे बड़ी बात हम सब के लिए, कबीरा गर्व न कीजिए, कबीरा गर्व न कीजिए, मत हंसिए कब कोई, किसी के पीछे कभी नहीं हंसना। अभी नाव समुंद में कब जाने क्या हो, सबकी नाव समुद्र में चल रही है, पता नहीं कब को क्या किसी पे प्रॉब्लम आ सकती है। जो आपके साथ हो हमारे साथ भी हो सकता है। सबसे पहले अपने मन में दृढ़ निश्चय करना कि हमने ठीक होना है, और प्रभु आपको जरूर ठीक करेंगे। इतने में मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। गनी जी, गुरंग जी, थोड़ा आगे आइए, आपको मिलके तो बहुत ही आनंद है, क्योंकि आपको देख के इनको बहुत मनोबल मिलेगा ऊंचा कि ये हमारे डॉक्टर इतने अच्छे हैं, तो हम तो निश्चय ठीक होंगे। सो मेरी कोई बोलने में कोई आपकी ठेस लगी हो, कोई अपशब्द बोला हो, मैं उसके लिए सभी से माफी चाहता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गागर में सागर को समूह को रख दिया। अब मैं इंतजार करूंगा, हमारे बीच हमारी बहन सुमन जी बैठी हैं। बहुत देर से मैं सोच रहा था कि ये यहाँ माहौल थोड़ा सा सुताया हुआ है, तो ये अपने श्लोक से, अपने गाने से आप सबको आनंदित करेंगी। सुमन जी।
मैं आज कुड्स डे के दिवस के उपलक्ष्य पे यहाँ पे हमारे जो गनी भाई जी हैं उन्होंने निमंत्रण दिया हुआ था और हमारे श्रीमान सचिव जो हैं ये हंसराज अंकल जी, इन्होंने मेरे को कॉल किया कि भी कल हमने नीचे जाना है। मैं ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टाफ सिस्टर्स और यहाँ पे जितने भी मेरे पेशेंट हैं मैं इनका हार्दिक दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मुझे पिछली बार मैं आई थी तो यहाँ पे हमारे एक पेशेंट थे, उनका नाम था श्रीमती दाखो देवी जी। आज उनको हम मिस कर रहे हैं। हमारे बीच में नहीं है। दाखो देवी थी, वो आज इस दुनिया में नहीं है, तो हम उनको मिस कर रहे हैं। क्योंकि हमारा जो शरीर है, इस शरीर में बीमारी बोल के नहीं आती है। मैं 2022 में कैंसर पेशेंट हुई और जो मेरा लेफ्ट साइड का ब्रेस्ट था उसमें रसौली थी और रसौली में मुझे कैंसर हुआ। और मैं अपने वक्तव्य को भूलती नहीं हूँ कि जो मैं समाज सेवा की थी 5 साल, मैं शुरू से समाज सेवी रही, पंचायत में रही, स्कूल में प्रेसिडेंट रही और स्वच्छता मित्र रही, प्रेरक रही, बुजुर्गों को मैंने पढ़ाया 2 साल तक। तो मैंने शायद उनके जो आशीर्वाद थे वो ही मुझे आज 2022 में दोबारा मैंने जन्म लिया है मर के। मुझे नहीं लगता था कि मैं जीवित रहूंगी, कि शायद अपने बच्चे को देख पाऊंगी घर में जाकर के। लेकिन मुझे आज उसी दुनिया ने शायद उनके आशीर्वादों से मुझे आज इस जिंदगी में दोबारा लौटाया है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं समाज का हर लोगों का जो भी मुझे बुलाता है मैं आज तक भी काम करवा रही हूँ। किसी के डेथ प्रमाण पत्र का पता नहीं लगता, मैं सीएम ऑफिस जाती हूँ। किसी का जैसे कोई पंचायत में दर्ज नहीं है तो उसका भी मैं बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए उनके साथ भी उनकी हेल्प कर रही हूँ और सीएम ऑफिस में फाइल सबमिट करवा रही हूँ। और मैं कभी भी अपने इस कैंसर के लिए ध्यान नहीं दिया था कि मुझे कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर, मैं कैसे जीऊंगी। तो आज मैं वो अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी, वो अपनी जो विल पावर थी वो कभी नहीं छोड़ी कि मेरे को ये कैंसर की बीमारी हो गई है। आज ना मैं दवाइयाँ खाती हूँ, मुझे सिर्फ कैल्शियम लगा हुआ था, वो भी मेरे डॉक्टर ने बोला कि 1 साल हो गया, ये भी हम आपको बंद कर देंगे। तो मैं 3 महीने के बाद अपना चेकअप रूटीन करवा रही हूँ और चंबा में हमारे डॉक्टर पंकज सीए जो पे हैं वो आ चुके हैं, तो मैं टांडा नहीं जाती हूँ। पिछले महीने मैंने अपना चेकअप चंबा में ही करवाया है। 3 महीने का रूटीन चेकअप होता है मेरा। तो कोई भी इस शरीर है, आपने अपनी हिम्मत नहीं हारनी है कि भाई क्या पता हम ठीक ना हो पाएंगे। क्योंकि मैंने खुद जंग लड़ी है, खुद इस शरीर से जंग लड़ी है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था और क्या क्या ना हुआ, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। तो मैं नशे के ऊपर, आज हमारे जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने कई वो किया हुआ है, और हमारे अम्बेडकर जी हैं, ये भी हमारे संविधान के ज्ञाता हैं, इन्होंने संविधान रचाया था। तो मैं नशे के बारे में थोड़ा कन्वे करूंगी। सुना तो लोको दिलारी कहानी हो, दिल दुखी गले के सुनानी हो। सुना तो लोको दिलारी कहानी हो, दिल दुखी गले के सुनानी हो जड़ी त गया जिंदड़ी दारूणा हो, बच्चे मेरे भूखे लगे सूना हो। जड़ी त गया जिंदगी दारूणा हो,
जड़ी तगेया उबरी राजाला हो पे गया शराबी कने पाला हो रोज रोज जाई बेंदा पीना हो बच्चे आंदा होया बुरा जीना हो रोज रोज जाई बेंदा पीना हो बच्चे आंदा होया बरा जीना हो जड़ी गया जिंदड़ी दा रोना हो कसे कने गले पे सुनानी हो सुनो लोगो दिलारी कहानी हो दिल दुखी गले के सुनानी हो दिल दुखी गले के सुनानी हो। कोई जो है हर घर में नशा हो चुका है, कोई चिट्टा पी रहा है, कोई गांजा पी रहा है, तो कोई भांग पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, और घर में जो है वो बच्चे जो हैं वो अस्त व्यस्त हो रही हैं। तो कोई बच्चे को नहीं देखता है, घर में अपनी पत्नी बैठी हुई है उसको भी मारते हैं पीटते हैं। तो नशे ने बहुत ही बुरा हाल कर दिया है। क्या होगा इस समाज का? मुझे तो सोच सोच के यही, मैं तो हर न्यूज़ देखती हूँ कि भी कहीं कोई पकड़ा जा रहा है, कोई कहीं पकड़ा जा रहा है। क्या होगा इस समाज का कोई पता नहीं। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय चंबा, जय हिमाचल। बशीर जी नए तहसीलदार आए हुए हैं, इनको भी 2 शब्द कहने के लिए जहमत दूंगा। श्री बशीर जी। हाज़रीन, और ये दिन जो है अपने कुष्ठ रोगियों की याद में मनाया जा रहा है, तो उनका और इनकी खिदमत के लिए जो है हेल्थ डिपार्टमेंट से यहाँ के इंचार्ज डॉक्टर गुरंग जी और उनके पूरी टीम जो है जो उनकी सेवा में रहती है। ये बीमारी असल में कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसको हम लोगों ने समझा, क्योंकि इसके बारे में बड़ा कुछ बोला गया। क्योंकि मुझे बहसीत एक मौलवी साहब के मुझे बुलाया गया, और अब्दुल गनी भाई, क्योंकि इन्होंने सोशल रिफॉर्मर, हम भी किसी हद तक काम कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने तो जैसे कहते सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं कि अपने खून तक को देना अपना लोगों की ज़रूरत के लिए। तो और फिर सारी हदें भी पार की इन्होंने। हमने तो यहाँ तक पता चला कि डॉक्टर्स लोगों ने भी इनको जब मना किया, लेकिन उन्होंने खून देने की जहाँ जरूरत पड़ी तो उससे भी आगे बढ़े। तो इसलिए जो है इनका हुक्म था। तो बहसीत मौलवी होने के मैं कुष्ठ रोग के लिए, क्योंकि जैसा हम लोगों ने अपने बचपन में भी देखा कि लोगों की कैसी अवेयरनेस, तो क्या इससे कितनी ज़्यादा लोगों को दूरी करते थे अपने आप को, जिसकी वजह से ये फैलता जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ी और जिसकी ज़रूरत भी थी, हालांकि 1450 साल पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं इस्लाम के जो पैगंबर हुए, पूरी इंसानियत के लिए रहमतुल्लिल आलमीन इनको लक़ब दिया गया, पूरी इंसानियत के लिए पैगंबर थे। तो पूरी इंसानियत की कैसी बात की, वो तो इकट्ठे मिलके कुष्ठ रोगियों के साथ खाना खाया उन्होंने। हमें बात समझ में नहीं आती थी बचपन में कि कैसे किया होगा। कि पूरी दुनिया को मैसेज था कि छूत मत करना। 1450 साल पहले एक बात जो है कही गई थी, लेकिन हम लोगों ने जो है उसको नहीं फैलाया, ना उनकी बातों को लोगों के अंदर आम किया। ये अच्छी बात है कि आज की जो मेडिकल साइंस की तरक्की की वजह से मेडिकल डिपार्टमेंट ही खुद बोल रहा है कि छूत नहीं है। तो इसी वजह से इस्लाम के अंदर इकट्ठे खाने का हुक्म भी है, ताकि जो है किसी के साथ जो है किसी के अंदर कोई कमी है तो एक दूसरे के साथ इकट्ठे मिलके खाना खाएंगे कि जिसके जरासीम जो हेल्दी हैं, तो एक के बेचारे के कमज़ोर हैं, तो उसमें एक दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र हो करके जो है वो भी जल्दी जो है सेहतयाब होगा। तो इसलिए जो है एक ख़ास तौर से बात जो है हमारे जो कुष्ठ रोगी हजरात हैं, इनको भी अपने आप में चीज़ पैदा हो जानी चाहिए कि ये कोई हमारे लिए जो है ऐसी चीज़ नहीं है
कि जिससे जो है एक नफरत की बुनियाद बनाई जाए, जिससे जो है छूत की बुनियाद बनाई जाए। तो ये कितनी मुबारकबाद है इनके लिए भी जो है। हालांकि इकट्ठे खाना खा सकते हैं, इस्लाम का हुक्म है। बल्कि अरब के अंदर हम गए तो वहाँ तो होटलों के अंदर जाते तो इकट्ठे खाना खाने के लिए एक प्लेट के अंदर 5-5 हम खुद बैठ गए खाना खाने इकट्ठे। अब यहाँ रिवाज नहीं है, जहाँ इस किस्म का कल्चर है वहाँ आज भी शादियों तक में लोग इकट्ठे जो है वो खाना देते हैं उनको, 2-2 4-4 इकट्ठे मिलकर खाना खाते हैं। तो हमें तो यहाँ तक पहुँचना है कि हम लोग मिल करके एक दस्तरखान पे एक प्लेट पे खाना खा सकें, तब भी इतनी नफरत ना हो। तो इसके साथ साथ जो है, क्योंकि 2-3 मिनट का ही मुझे हुक्म था, यहाँ मेरे से पहले सब कुछ इस रोग के बारे में बड़ा कुछ विस्तृत से जानकारी दी गई। मैं यहाँ बुलाने पर अब्दुल गनी भाई का खास तौर से और यहाँ के स्टाफ का शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जोशी साहब, आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि आज के इस पुनीत कार्य को हम इसके इख्तिताम तक, इसकी आखिरी पौड़ी तक लेने जा रहे हैं। आज आपने ये देखा होगा कि यहाँ पर एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4 विभूतियों के फोटोग्राफ्स, उनके चित्र यहाँ पर सुसज्जित हैं। और मैं थोड़ा सा इनके बारे में कहना चाहूँगा कि ये कौन कौन सी विभूतियाँ हैं और इनका इंसानियत, खिदमत, हमदर्दी में क्या रोल रहा है। तो सबसे पहले हैं हमारे भीमराव अंबेडकर जी। ये एक ऐसी शख्सियत थी, एक ऐसी विभूति थी, एक ऐसे महान पुरुष थे जिन्होंने इतने तिरस्कार, घृणा, नफरत में अपना बचपन काटा और दरिद्रता, अभाव में पले। और इनकी इतनी बड़ी देन है कि आज अगर मैं मुसलमान हूँ, मैं गनी हूँ और जोशी साहब हिंदू हैं, और हमारे यहाँ पर सिख भाई, ज्ञानी भाई अगर सिख हैं, तो ये क्यों हैं? इनको ये अधिकार किसने दिया है? ये हमें इंसान होने का और उसके बाद हमारी अपनी आइडेंटिटी, हमारी अपनी पहचान, हमारी अपनी शनाख्त जो है वो हमें भीमराव अंबेडकर जी ने दी है। अगर हम कुरान को मानते हैं तो वो भी इन्हीं के उस संविधान का एक हिस्सा है। अगर हम गीता, बाइबल और रामायण को मानते हैं तो वो भी इन्हीं की देन है, तभी हम उन सब ग्रंथों का मान करते हैं। और इनके साथ दूसरा चित्र जो है ये है एगो हयूम जी का। ये वो शख्सियत है जो ब्रिटिश के मुल्क से आए थे और 1857 में जब अंग्रेज़ों की जो जातियों को देखकर हमने एक स्वतंत्रता का पहला संग्राम जो लड़ा था, उसके बाद जो अंग्रेज थे वो इतने उग्र हुए कि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे को रौंद डाला और इतने जुल्म किए, इतनी अजियतें दी, इतना उनको दुख पहुंचाया कि वो इंसानियत को शर्मसार कर गए। लेकिन एगो हयूम, इनका पूरा नाम एलन ऑक्टेविन हयूम था। ये ब्रिटिश के रहने वाले थे और सौभाग्य से ये इंसान थे। इनके दिल में, दिमाग में इंसानियत पीड़ा थी, उनके दिल में दर्द था कि ये क्यों इतना जुल्म कर रहे हैं। ये शिमला में थे, लोर बाजार में, और अपर महासू की जो औरतें, महिलाएं आती थी तो वो इनकी बीवी से अपना दुखड़ा रोती थी कि हमारे साथ इतने जुल्म हो रहे हैं, हमारे लोगों को पकड़कर दरख्त के साथ लटका कर फांसी दे दिया जाता है, किसी को कोड़े लगाए जाते हैं, किसी के हाथ पांव काट दिए जाते हैं। चुनाचे एगो हयूम को ये ख्याल आया, उस भगवान, उस ऑलमाइटी ने, उस परमात्मा ने ये ज्ञान दिया, तो इन्होंने 1885 में 28 दिसंबर को 72 आदमी पूरे हिंदुस्तान से चयन किए और बॉम्बे के एक
संस्कृत विद्यालय में उनकी गोष्ठी को संबोधित किया, जिसकी अध्यक्षता A.O. हयूम ने की। और उन्होंने वहाँ पर एक ही मुद्दा, एक ही इशू, एक ही मूल मंत्र दिया कि हम आपस में धर्म को छोड़कर सिर्फ इंसानियत के नाम पर मिलेंगे। और उस सभा को, जिसके पहले प्रेसिडेंट हुकम चटर्जी जो बंगाल से थे और उनके दो साथी जो ब्रिटिश के थे, वो इन्होंने बनाए और उसका नाम रखा कांग्रेस। ये वही कांग्रेस है जिसके जन्मदाता A.O. हयूम हैं। और उसी कांग्रेस ने महात्मा गांधी की अध्यक्षता में A.O. हयूम के उस दिखाए हुए रास्ते पे चलकर, सत्य और अहिंसा पर चलकर हमें आज की जो आज़ादी है वो महात्मा गांधी जी ने दिलवाई। और इसी महात्मा गांधी ने बिना खड़ग बिना ढाल आज के दिन हमें ये मुहैया करवाए हुए हैं। और इन जैसे राम भगत को एक घिनौने आदमी ने, एक उग्र आदमी ने, जो इतने बड़े राम के भगत थे, और इनको गोलियों से छलनी किया। और वो पहला उग्रवादी था जिसने इनकी शहादत की। आज हम इन्हीं की शहादत को कुष्ठ निवारण दिवस के तौर पर आप लोगों को, जो समाज में बुरे समझे जाते हैं, घृणित किए समझे जाते हैं, उनके उत्थान को मनाने के लिए आज का दिन जो था वो गांधी जी ने चुना था। और इनके साथ इंग्लैंड से ही एक शख्स जो डॉक्टर था, डॉक्टर जॉन हैचेसन। आप जरा अंदाजा लगाओ कि कितनी इंसानी हमदर्दी, पीड़ा इनके दिल में थी। ये किसी मजहब धर्म को नहीं मानते थे, ये सिर्फ उस अल्लाह को जिसने सब इंसानों को बनाया है। इंग्लैंड से सारा हिंदुस्तान भ्रमण करके पूरा भारतवर्ष लांघकर चंबा की सरजमीन पर पहुंचे। और चंबा में उस समय जो ये अंगहीन लोग होते थे, इनको पत्थर मारे जाते थे, इन पर कुत्ते छोड़े जाते थे, इनके ऊपर गर्म पानी फेंका जाता था, गलियों कूचों में इनको आने नहीं दिया जाता था। चुनाचे ये देखकर ये जो हमारे जॉन हैचिसन वैले थे, इन्होंने उन सबको इकट्ठा किया। उस समय आज से 150 साल पहले जरा आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर क्या था। सरोल से आगे, चंबा से आगे कोई सड़क नहीं थी। यहाँ पर चीते, भेड़िए, जानवर रहते थे। और इन्होंने पूरे शहर के वो लोग इकट्ठे किए और उनको लेकर आकर इस नदी के किनारे, क्योंकि यहाँ पानी भी था और आने जाने का थोड़ा पड़ाव भी था, यहाँ पर जमा करके अपने हाथों से उनके जख्म धोकर उनकी मरहम पट्टी करते थे। और ये इतने बड़े खादिम थे, इतने बड़े खुदा तरस इंसान थे कि इन्होंने चंबा न सिर्फ ना खाली ये लेप्रस हॉस्पिटल बनाया, बल्कि चंबा का शाम सिंह हॉस्पिटल, चंबा का पैलेस, चंबा की मस्जिद, चंबा का गिरजा, चमुंडा माता का टेम्पल, चंबा के ग्राउंड, जो कुछ भी है ये इस डॉक्टर जॉन हैचिसन वैले की ही देन है। इसी की सोच थी और इसी के रहते हुए हमारे राजाओं ने वो इसके सुझाव पर वो बनाए। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब ये 90 साल के हुए तो इन्होंने सबको राम राम कहकर ये कहा कि अब मैं अपने रिश्तेदारों के साथ अपने वतन में जाकर अंतिम दिन काटूंगा। वहाँ वो 2-4 महीने रहने के बाद वो चंबा की कशिश इनको फिर यहाँ ले आई और इन्होंने फिर आकर आपकी सेवा शुरू की। और चंबा के इसी सिख भूमि में अपनी अंतिम सांस ली। और इनका अंतिम जो पड़ाव है वो भगोत में, ये वहाँ पर ITI के पास, वहाँ पर इनका मजार बना हुआ है। और मैं तो ये चाहूँगा
कि जो लोग चंबा में तीर्थ करने आते हैं, जो मंदिर देखते हैं, गिरजाघर देखते हैं, गुरुद्वारा देखते हैं और अजायब घर देखते हैं, तो हमें चाहिए कि हम बताएं कि ये जॉन हैचिसन वैले का जो ग्रेव है, जो कब्र है, जो अंतिम पड़ाव है उनका, वो बैफरी में है, उसके भी दर्शन करें। लेकिन आज किस कसरत से हमारे विधायक जी और हमारे बुद्धिजीवी भारद्वाज जी वहाँ बैठे हुए भी, दूर भी, कहीं भी हों, आपको मालूम है कि आपके पास आते हैं, आप उन्हीं के गांव के, उन्हीं के इलाके के लोग हैं, टीबी अस्पताल में हों या इसमें हों, वो पूरा ध्यान रखते हैं आपका और आपके लिए अपनी नेक कमाई से पूरा हिस्सा भेजते हैं। वैसे ही नीरज नैयर जी भी हर बार यहाँ आए हैं, आपकी समस्याएं सुनी हैं और उनका हल किया है और वो आगे भी करेंगे। लेकिन आज ये जो हमारा संविधान है, जो हमारा आइन है, जिसमें हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलकर रह रहे हैं, भाई भाई की तरह जी रहे हैं, अमन और चैन से जिंदगी बसर कर रहे हैं। अफसोस कि आज उस संविधान को मिटाने पर ही लोग तुले हुए हैं और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके लिए आज के इस मंच से और आपके साथ से मैं अंत में सिर्फ ये 2 शब्द कहूँगा कि जो आज हैं अहले मसनद, जो आज हैं अहले मसनद, वो कल नहीं होंगे। ज्ञानी साहब, जो आज हैं अहले मसनद होता है हुक्मरान, कावज। जो आज हैं अहले मसनद, वो कल नहीं होंगे। अरे किराएदार है, कोई जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की माटी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की माटी में। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का खून है शामिल यहाँ की माटी में। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अरे किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जय हिंद, वंदे मातरम। जय भगवान। ना कोई गल है चढ़ी दे ना डोगरे बहुत ही मीठी ओ अच्छा